हेलो दोस्तों। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का वन शॉट लेक्चर फॉर ड्रॉपर्स देखने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, मास है, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। एक स्केलर होता है और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें होता है एक नंबर और एक यूनिट। नंबर और यूनिट को मिला करके हम क्या कहते हैं, कि स्केलर क्वांटिटी। एक नंबर और यूनिट मिलकर के क्या होता है, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसके साथ डायरेक्शन होता है। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। ये पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। फिर नेक्स्ट आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो दूसरे दूसरे क्वांटिटी से डराइव ना हो सके। जैसे कि मास किसी दूसरे क्वांटिटी से डराइव नहीं हो सकता है, इसको हमको मेजर ही करना पड़ेगा। सिमिलरली जो हो गया आपका लेंथ हो गया, लेंथ जो है वो दूसरे से नहीं हो सकता है। सेम वैसे ही टाइम हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद आपका करंट हो गया, करंट के बाद आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, फिर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल ऑफ। इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव होती हैं। क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होती है, डराइव होती है। यानी कि कोई भी क्वांटिटी ऐसी है जो जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डराइव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डराइव क्वांटिटीज। इसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे फोर्स है, mL t - 2 होता है, तो यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मास, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं फोर्स की डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए, डराइव करने के लिए। इसलिए हम इसको ड्राइव को, इसलिए फोर्स क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया एक, या न्यूटन क्या हो गया, एक फोर्स का क्वांटिटी होता है, न्यूटन होता है इसका यूनिट। तो फोर्स इन न्यूटन क्या हो गया, डराइव्ड क्वांटिटी, डराइव्ड डराइव्ड वैल्यू हो गई। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डराइव क्वांटिटी हो गई। उसके बाद कुछ हम यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट हमको याद रखना है। प्लेन एंगल का यूनिट याद रखना है, रेडियन होता है, और इसका होता है स्टेरेडियन। यानी कि सॉलिड एंगल का यूनिट होता है रेडियन और ये होता है स्टेरेडियन। ठीक है, साथ ही साथ हमको एक और चीज़ इसमें याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ भी चुका है, कि इनके पास हमने देखा यूनिट तो होती है। हमने देखा कि प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल, इनके पास यूनिट होती है, बट इनके पास क्या नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लेंथ। इस पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि लेंथ वाई, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लाइट ईयर एक लेंथ की क्वांटिटी है और दूसरा हमको याद रखना है परसेक। ये दोनों ही किसकी क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटी है, लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर भी लेंथ की यूनिट है और परसेक भी लेंथ की यूनिट है। सेम वैसे ही पावर, पावर की हॉर्स पावर हमको पता है कि हॉर्स पावर किसमें यूज करते हैं। ये तो कभी नहीं भूलता है, हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। इसमें भी पावर आ रहा है तो पावर की यूनिट ऐसे याद रख सकते हो। और ये भी याद रखना कि 1 हॉर्स पावर में, ये भी कोई नहीं बोलता है, 746 वॉट होता है।
ठीक है। इतना करने के बाद हमें कुछ और चीज़ें याद रखना है कि कभी भी अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी होना ज़रूरी है। जैसे लेंथ को मास से हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, लेंथ को हम लेंथ ही से ऐड करेंगे। सेम वैसे ही मास को हम फोर्स से ऐड नहीं कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स ही से ऐड होगा और लेंथ लेंथ ही से ऐड होगा। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम यूनिट होना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं तो उसमें जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड की अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड तो अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की तो उसमें जो है हम डिफरेंट क्वांटिटीज यूज़ कर सकते हैं। तो हमको पता ही है जैसे कि F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, तो यहाँ पर मास और मीटर मीटर दिल बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन कौन सी वो है, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो इसको नोट कर लो एक जगह। पाई, पाई डायमेंशन लेस होता है। ई डायमेंशन लेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है। थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। ई के पावर एक्स भी डायमेंशन लेस होता है। लॉग एक्स भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये इतनी क्वांटिटीज हमको याद रखना है जो सवालों में आ सकती है। तो हम कंफ्यूज ना हो कि भाई पाई की डायमेंशन ढूंढने लगे या ई की या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या थीटा की, साइन थीटा की, ई के पावर एक्स की, लॉग एक्स की, इनकी हमको डायमेंशन नहीं ढूंढना है क्योंकि ये डायमेंशन लेस होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी तो ड्रॉपर है तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना रैपिड रिवीजन के लिए है ये, अच्छा जल्दी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होती है कि इक्वल टू या फिर प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन की इधर उधर वाली क्वांटिटीज आपस में डायमेंशन उनका बराबर होता है। देखो कैसे, जैसे v सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो इसका इसका और इसका आपस में जो डायमेंशन होगा वो हमेशा बराबर होगा। यही होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। क्योंकि हमको यहाँ पर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है नीट में, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो ये थ्योरी जो है वो डायरेक्टली नहीं आती है, कभी भी क्वेश्चंस में यूज होती है थ्योरी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी आगे आगे यूज होगी। आपको याद रखना है कि इक्वल टू के इधर उधर या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन के इधर उधर वाली क्वांटिटीज हमेशा क्वांटिटीज का डायमेंशन हमेशा सेम होता है, इस बात को याद रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आ जाता है, क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखते हैं पहला एप्लीकेशन ये है कि हम चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इससे हम जैसे हमने देखा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। तो अगर अगर ये तीनों की डायमेंशन आपस में बराबर होगी तभी हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो ये चीज़ हम पता कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की आंसर। हमको मतलब कई बार जो है आंसर हमको इस तरीके से भी मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में तुमसे फोर्स पूछा है, ठीक है, और तुम्हें ऑप्शन चार्ट दिया है, तो तुम मतलब डायरेक्टली वैल्यू में नहीं दे रखा है बल्कि किसी के टर्म में दिया है, किसी यूनिट के टर्म जैसे एक्सीलरेशन मास टाइम इस तरीके से टर्म में दिया है यहाँ पर। तो तुम इनका डायमेंशन निकालो, न्यूटन न्यूटन जिसका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर भी कई बार निकाल लेते हैं। फिर आता है कि हम कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करें, ठीक है, या इसका वाइस वर्सा। तो इसका तरीका याद रखना, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। पहले जिस यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसकी उसकी न्यूमे- उसकी उसका नंबर, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखना है,
उसके बाद दूसरे का नंबर और दूसरे का यूनिट लिखना है। दूसरे का नंबर नहीं दिया होगा, ठीक है, ये हमको निकालना रहेगा। ऑलवेज ऑलवेज हमको n2 निकालना रहेगा। बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई होंगी, ठीक है। तीसरा आता है तुम्हारा कि किसी भी रिलेशन को डराइव करना है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ मान लो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। लेंथ जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और लेंथ जो है वो अ, अ, बोल सकते हैं कुछ भी ले लो, मास के तुम ले लो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया टू द पावर एक्स, और टाइम टू द पावर वाई, और मास 1/मास टू द पावर जेड। इस तरीके से करने के बाद लेंथ की डायमेंशन हम लिखेंगे m0 lt0, और एरिया का डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर उसके ऊपर x, उस सेम वैसे ही टाइम का डायमेंशन लिखेंगे y, और फिर 1/m या m माइनस का m-1 हो जाएगा, तो माइनस जेड का डायमेंशन लिख करके हम m वाले पावर को m वाले पावर से कंपेयर कर देंगे, और लेंथ वाले पावर को लेंथ वाले पावर से कंपेयर कर देंगे। अगर नहीं है तो 1 = 0 हो जाएगा। टाइम वाले टाइम से कंपेयर कर देंगे। तो इस तरीके से तीसरा, ये तो सबको आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। इसमें टाइम का वेस्ट करते हुए नेक्स्ट आते हैं डायमेंशन डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मिस हो जाता है पढ़ते टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लो डी के पावर n x अपॉन डी वाई के पावर n है। तो इसमें डायमेंशन हमको देखना है x अपॉन वाई टू द पावर n, ये ऑलवेज देखना है, ठीक है। इसका डायमेंशन देख, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, जो इसका होगा वही इसका भी होगा, सेम। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का। अब देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या होता है। इंटीग्रेशन का मान लो y डॉट डी एक्स है, तो जो है इसका डायमेंशन हमको लिखना है y डॉट एक्स का। जो y डॉट एक्स का डायमेंशन होगा वही वही y डॉट डी एक्स का भी होगा डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन यहाँ पर खत्म होता है। डायमेंशन का एक और लिमिटेशन हमको याद रखना है कि भाई लिमिटेशन क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के, पहला लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसमें जो हाफ है ना, ये जो हाफ है, इसको हम डायमेंशन से नहीं पता कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमको पता है कि m l² t-2 होता है, और मास और वेलोसिटी का डायमेंशन हम निकालेंगे तो उसका भी सेम वही आएगा ml² t-2। बट इससे ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर हाफ आ रहा है। इस इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द डायमेंशनल रूल्स, ठीक है। दूसरा दूसरा लिमिटेशन हम पढ़ते हैं। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे फॉर्मूला में जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा कांस्टेंट, ये है न्यूमेरिकल, इसको तो डिराइव कर ही नहीं पा रहा था। सेम वैसे ही एक्स जो होता है, एक्स को भी नहीं, एक्स के बारे में के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको भी जो है वो ये डायमेंशन नहीं डिराइव कर पाता है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। यहाँ पर हमारा डायमेंशन वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा उसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे, और उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हम आपको 6 रूल बताते हैं, उस रूल से पूरी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। पहला रूल लिखते जाओ कि ऑल जीरो, जितने भी नॉन जीरो होते हैं सबको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, ठीक है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, जीरो बिटवीन जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, नॉन जीरो को एनजेड लिखते हैं,
आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये सबको समझ में आता है कि दो, ये सबको पहला रूल सबको पता होता है, दूसरा भी सबको पता होता है कि भाई दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तीसरा रूल तीसरा रूल जो हमारे पास आता है कि भाई जीरो जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अगर कोई जीरो, जैसे 0 0 0 3 9, तो पहला नॉन जीरो यहाँ पर 3 है और 3 के पहले तीन और जीरो आ रहे हैं, तो इन तीन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो तीसरा रूल ये क्या है, जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। चौथा रूल, चार रूल हो गए, दो रूल और बचा है। चौथा चौथा रूल, और ये इम्पोर्टेंट रूल है कि इफ a number with a decimal then zero after non zero are significant figure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो 2.9000 लिखा हुआ है, तो अगर डेसिमल वाला नंबर है तो नॉन जीरो के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। ठीक है, जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अगर होगा तो वहाँ पर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले नॉन जीरो जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पांचवा रूल, लास्ट सेकंड रूल आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में जो है, फिफ्थ रूल में ये कहता है कि अ, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में यूनिट दी हुई है, अगर अगर नॉन डेसिमल क्वांटिटीज में यूनिट दी हुई है, तो हम, जैसे मान लो 2500 kg है, तो ये अगर यूनिट दी हुई है तो हम इसको काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर दो दो 2500 सिर्फ दे रखा है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। बात समझ में आई कि अगर यूनिट नॉन डेसिमल वाले क्वांटिटीज में अगर यूनिट दे रखा है तो हम नॉन जीरोस को भी काउंट करेंगे, अगर यूनिट नहीं दे रखा है तो हम इस जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ और लास्ट रूल, जिसके बाद आपका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी, अगर मान लो 4 × 10⁻13 है या फिर 40 × 10⁻12 है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर में होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम ग्रीन रंग से पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ। अच्छा, एक चीज़ छूट गई है बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर ही की है वो, कि भाई दो सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या रूल है उसका। पहला आता है ऐड। ऐड और सब्ट्रैक्ट का देखते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे करते हैं देखो, बस ये एक बात पहले सेंटेंस याद रख लो कि रिजल्ट में, इन रिजल्ट के अंदर जो डेसिमल होगा, डेसिमल का जो प्लेस होगा, डेसिमल प्लेस, वो लीस्ट होगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दिया है 3.2 प्लस 1.883 दे रखा है, 1.83 दे रखा है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर जो है 10 हो जाएगा और ये जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, और हमने पढ़ा है कि रिजल्ट के अंदर डेसिमल प्लेस जो होना चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट होना चाहिए यानी कि सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ भी मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, राउंड ऑफ भी बताता हूँ। तो इसका 5.0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर अगर हम देंगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा, हालांकि ये एडिशन सही है फिर भी ये गलत माना जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा, पहला एडिशन सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से करना है कि सब्सट्रैक्शन में भी जो आंसर आना चाहिए वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक
आना चाहिए। जो दूसरा रूल आता है वो आता है आपका, जो दूसरा रूल जो आता है वो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजी है ये भी। इसमें जो डेसिमल प्लेस तक इसमें जो याद रखना है कि इन रिजल्ट, ठीक है, टोटल टोटल सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी लीस्ट। थोड़ा सा ये अलग है, ये नहीं समझना है कि भाई एडिशन सेक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दोनों का रूल सेम है, ये याद नहीं रखना है। एडिशन सेक्शन का अलग याद रखना है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग याद रखना है। सिंपल सी बात है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 2.2 2.2 इंटू 3 कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट, इस वाले नंबर पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो 2, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है 6.6, तो हमको आंसर में आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना, 2 है, तो इसको कितना बनाएंगे 1 वाला, तो 6 हो जाएगा। इसको इसको सॉरी 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 6 नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये जो है वो राउंड ऑफ होकर के कितना हो जाएगा 7, राउंड ऑफ होकर के कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 आंसर होगा 7, ठीक है। क्योंकि हम अ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या था, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमको काउंट करके करना था, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम जो एक टॉपिक छोड़ दिए थे जो काम दिया है ऊपर वाले में, राउंड ऑफ करना, उसको हम यहीं से पढ़ेंगे। राउंड ऑफ क्या होता है भाई, देखो, राउंड ऑफ राउंड ऑफ करने का 3 रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, एक एक करके देखते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि भाई अगर लास्ट डिजिट जो है तुम्हारा, ठीक है, लास्ट डिजिट तुम्हारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब एग्जाम्पल समझेंगे, पहले रूल देख लो। अगर लास्ट डिजिट आपका बड़ा है 5 से, तो फिर हम यहाँ पर +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1। उसके पहले वाले डिजिट में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। और अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो फिर हम देखेंगे उसके पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर ऑड है तो उसमें +1 करेंगे, इवन है तो नो चेंज हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेंगे बस, कि 5.38 है, हमको एक डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके पहले वाला नंबर देखेंगे, ये 5 से, ये वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये जो है ये इसमें जो है एक ऐड हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, ये इसका राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर मान लो 5.85 है, तो इस वाले नंबर को हम देखेंगे 5 के बराबर है। अब इसके पहले वाले नंबर को जब हम देख रहे हैं कि 5 के बराबर है, यानी कि रूल नंबर 3 वाले को फॉलो हो रहा है, तो देखेंगे उसके आगे ये ऑड है कि इवन है, ये इवन है, इवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5.8 ही रहेगा, क्योंकि इवन में नो चेंज। अगर यहाँ पर 7 होता तो ये 8 हो जाता, अगर यहाँ पर 7 होता 8 की जगह, तो ये 8 हो जाता, क्योंकि ऑड में +1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है। एक टॉपिक और बचा है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि जनरली छूट जाता है, इसीलिए हम इसको पिंक कलर से देखेंगे, पिंक कलर, क्योंकि पिंक कलर कभी छूटता नहीं है, इस वजह से पिंक कलर से इसको समझेंगे, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जैसे देखो हर टॉपिक में कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं, वैसे ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक रेंज आपको याद करना ही पड़ेगा। 5.5 से छोट एन जो है वो 5.5 से बड़ा या बराबर हो, 0.5 से बराबर या बड़ा होना चाहिए, और 5 से छोटा होना चाहिए। पहले ये एक रेंज याद कर लो, इसका हम एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझाते हैं कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 500,
इसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है डायरेक्टली। इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻3। इसमें कोई बुराई है भाई? पॉइंट 500 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻3। अब हम ये जो आगे वाला नंबर है इसको हम इस रेंज में देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो 10 के पावर जो होता है यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि पॉइंट एन जो होता है वो 0.5 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये 0.5 के बराबर है, तो यानी कि 3 हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही आंसर है। सेम क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल से देखते हैं, 300 है। 300 को अगर हम लिखें मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो 0.3 इंटू 10⁻, क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 0.3 जो होता है, 0.3 जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, 0.5 से छोटा है, बल्कि हमको 0.5 के बराबर या उससे बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होगा। हमको इसको दोबारा हमको एक और बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको हम और लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 3 जो हो रहा है, 3 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, क्योंकि 3 क्या है, 5 से जो है आपका 5 से जो छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ इसका जो 300 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका, 300 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दी एंड होता है चैप्टर का। यूनिट एंड डायमेंशन में थ्योरी में बस इतना ही है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही सारे चैनल्स का आपको मिल जाएगा, सारे चैनल्स का, सारे चैप्टर्स का, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे पहला वीडियो से थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। सारे वीडियो सारे चैप्टर्स का आपको मतलब शॉर्ट नोट आपको ऐसे मिल जाएगा, या रैपिड रिवीजन आ जाएगा। आपको टेस्ट देने से पहले या फिर एग्जाम से पहले आप इसको देख सकते हैं एक बार, और इसको देखने के बाद अपना अपना खुद नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेहतर है।